हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें दलित आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता पूर्व युग में क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से दलितों के सुधार को अपने समाज सुधार कार्यक्रम में शामिल किया। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने दलितों को वेदों का अध्ययन करने, जनेऊ पहनने, मंत्रोच्चारण करने की स्वतंत्रता प्रदान की। ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने महाराष्ट्र में दलितों के उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। केरल में नारायण गुरु स्वामी ने वर्ष 1854 में दलितों की मुक्ति के लिए एक जाति, एक धर्म व एक ईश्वर नाम से एक नए धर्म की स्थापना की। तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में पेरियार स्वामी नायकर द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। कब? 1925 में। स्वतंत्रता पूर्व के काल में जातिगत भेदभाव के विरुद्ध देश के विभिन्न भागों में आदि आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को हिंदू धर्म पर धब्बे की संज्ञा दी। गांधी जी ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की तथा हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयास। डॉक्टर अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू व्यवस्था के विरुद्ध सीधी कार्यवाही के रूप में खुला विद्रोह किया। अम्बेडकर ने पहली बार दलित आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। अम्बेडकर ने नारा दिया कि दलितों शिक्षित बनो, एकत्रित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के सामाजिक व शैक्षणिक विकास हेतु वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। कब? 1924 में। डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक भेदभाव से लड़ने के लिए दलित युवकों के संगठन समता सैनिक दल ये 1927 में का गठन भी किया। दलित आंदोलन में अम्बेडकर को पहली सफलता वर्ष 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मिली, जब उनके प्रयासों से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया। बाद में पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 के द्वारा पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दलितों के लिए विधायिका में स्थान आरक्षित किए गए। दलितों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 की स्थापना की। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों व श्रमिकों को सम्मिलित करके वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के मुद्दों के प्रचार प्रसार के लिए मूक नायक वर्ष 1920 तथा बहिष्कृत भारत वर्ष 1927 पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। स्वतंत्रता पश्चात युग में दलित आंदोलन, संवैधानिक प्रावधान क्या हुए ये भी देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 19, 15(4), 16(4) के माध्यम से सामाजिक पिछड़े वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया तथा सामाजिक समानता की स्थापना की गई। दलित वर्गों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। संसद में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजाति को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों ने दलित वर्गों की पार्टी भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया। दलित पैंथर। तो अमेरिका के निग्रो युवकों के संगठन ब्लैक पैंथर की तर्ज पर महाराष्ट्र के शिक्षित दलित युवकों ने वर्ष 1973 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। कब? 1973 में दलित पैंथर। और ये अमेरिका के ब्लैक पैंथर जो संगठन था युवाओं का, उससे प्रभावित था। इस संगठन ने दलित शब्द की व्यापक व्याख्या करते हुए धर्म व जाति को गौण माना। इस संगठन ने दलित के अंतर्गत समाज के प्रत्येक जाति व धर्म के उन लोगों को शामिल किया जो शोषित व उत्पीड़ित हैं। दलित पैंथर संगठन का मूल वैचारिक आधार साम्यवादी विचारधारा यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। दलित पैंथर संगठन की मूल विचारधारा। आगे चलकर दलित पैंथर में विभाजन हो गया तथा यह संघर्ष के तरीके को लेकर विभाजित हुआ। एक भाग वह है जो उदारवादी संवैधानिक तरीके से दलितों के उत्थान का प्रयास करता है तथा दूसरा भाग वह है जो क्रांतिकारी तरीके से कार्य करता है या क्रांतिकारी तरीके पर विश्वास करता है। कांशीराम व दलित आंदोलन। स्वतंत्र भारत में कांशीराम दलित आंदोलन के सबसे बड़े प्रणेता रहे हैं।
कांशीराम ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए वर्ष 1978 में बामसेफ यानी ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन 6 दिसंबर 1978 बामसेफ की स्थापना की। बामसेफ के अंतर्गत दलितों के साथ पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया गया। बामसेफ के अंतर्गत देश के लगभग 2 लाख कर्मचारियों को इनका नियमित सदस्य बनाया गया। दलित शोषण समाज संघर्ष समिति DS4 कांशीराम ने वर्ष 1981 में इस संगठन की स्थापना की। दलित आंदोलन को राजनीतिक मोड़ देने का श्रेय इसी संगठन को दिया जाता है। समानता के नारे के साथ इस संगठन ने कारगिल से कोहिमा तक एक साइकिल यात्रा की प्रारंभ किया। इससे इस संगठन को अखिल भारतीय पहचान मिली। वर्ष 1982 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में DS4 की सफलता जगजाहिर है। बहुजन समाज पार्टी BSP तो DS4 की सफलता से उत्साहित होकर कांशीराम ने वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, BSP की स्थापना की। कांशीराम ने कहा कि बहुजन समाज द्वारा सत्ता पर नियंत्रण ही उनके उद्धार का एकमात्र प्रभावी तरीका है। वर्तमान में मायावती के नेतृत्व में इस पार्टी ने दलित आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और वर्तमान में एक नेशनल पार्टी भी है। कांशीराम का सामाजिक परिवर्तन कार्यक्रम। कांशीराम ने इसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 कार्यक्रम शामिल किए। पहला है आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, समता यानी लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, समता यानी इक्वालिटी हो, जाति का विनाश हो तो एबॉलिशन ऑफ कास्ट होना चाहिए और अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, अत्याचार यानी एट्रोसिटीज और अन्याय इनजस्टिस जैसे आतंक का उन्मूलन हो, अबोलिशन हो। कांशीराम का आर्थिक मुक्ति कार्यक्रम। 5 आंदोलन चलाए। किसान मजदूर आंदोलन, सफाई मजदूर आंदोलन, दस्तकार आंदोलन, शरणार्थी आंदोलन और भागीदारी आंदोलन। दलित आंदोलन के समस्याएं क्या रहीं? भारत में दलित आंदोलन दलीय क्षेत्रीय स्तर पर विभाजित है। दलित आंदोलन अभी भी अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाया है। दलित आंदोलन के वर्तमान समय में प्रमुख चिंतक गेल ओम्बेट इनके अतिरिक्त कांचा इलैया भी एक प्रमुख दलित विचारक हैं। कांचा इलैया और गेल ओम्बेट। कृषक आंदोलन। स्वतंत्रता पूर्व युग में कृषक आंदोलन। तो भारत में सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में MS राव ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया में लिखा। भारत में कृषक आंदोलनों की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन की देन मानी जाती है। सबसे पहले नील विद्रोह, ये कब हुआ? 1959 से 60 के बीच में। यह आंदोलन वर्ष 1959 में बंगाल में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास ने किया। किसानों को बाध्य किया गया था कि वे एक निश्चित भाग पर ही नील की खेती करें। अंग्रेज फैक्ट्री मालिक किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं दे रहे थे। किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन छेड़ दिया तथा जमींदारों को लगान देना बंद कर दिया। आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसानों को सफलता प्राप्त हुई तथा नील उत्पादन कराने वाले बागान मालिक नील की उपज का सही मूल्य देने को तैयार हो गए। नील आंदोलन की चर्चा दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में की है। पावना आंदोलन, पावना किसान आंदोलन, ये कब हुआ? 1873 से 76 के बीच में। यह आंदोलन पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ, जो जमींदारों व किसानों के मध्य था तथा उसमें ज्यादातर जमींदार हिंदू थे। इस आंदोलन का मूल कारण जमींदारों द्वारा करों की दर में वृद्धि था। जमींदारों ने कर वसूली के लिए किसानों पर अत्याचार किए। फलस्वरूप किसानों ने आंदोलन करके जमींदारी उन्मूलन का नारा लगाया। स्वामी विवेकानंद ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया तथा नारा लगाया कि खेतों को जोत कर एक नए भारत का निर्माण करो। वसुदेव बलवंत फड़के ने किसान संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया। पवना आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने वर्ष 1885 में बंगाल में एक नया बंगाल दस्तकारी कानून पास किया। इस आंदोलन के द्वारा किसानों को भूमि का वंशानुगत यानी हेरिडिटरी राइट्स प्रदान किया गया तथा यह व्यवस्था की गई कि जमींदार तभी करों में वृद्धि कर सकता है जब फसल अच्छी हो। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। चंपारण आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में प्रारंभ हुआ। इसमें किसानों के लिए अनिवार्य था कि वह अपनी
कुल भूमि के 1/3 भाग पर नील की खेती कैसे। तो इसे तिनखटिया सिस्टम भी कहा जाता है। उस समय तक कृत्रिम नील के आविष्कार ने प्राकृतिक नील के महत्व को समाप्त कर दिया था। चंपारण किसान आंदोलन भूमि के एक भाग पर अनिवार्य रूप से नील उत्पादन करने का विरोध कर रहे थे। इस पद्धति को तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। इस आंदोलन को गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया, जो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहलाता है। गांधी जी के अलावा राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे नेता शामिल थे। इस आंदोलन के फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी तथा लगान वृद्धि को समाप्त कर दिया। फिर खेड़ा आंदोलन होता है। खेड़ा आंदोलन कब होता है? 1918 में। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में आरंभ हुआ। खेड़ा आंदोलन का कर वृद्धि के विरोध में आरंभ हुआ था। खेड़ा आंदोलन कर वृद्धि के विरोध में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन को गांधी जी ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। सुमित सरकार के अनुसार, सुमित सरकार ये एक महत्वपूर्ण विचारक हैं, ये कम्युनिस्ट थिंकर है। खेड़ा सत्याग्रह भारत में पहला वास्तविक गांधीवादी किसान सत्याग्रह था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने लगान की बढ़ी हुई दरें वापस ले ली थी। मोपला किसान आंदोलन। यह आंदोलन केरल के मुस्लिम किसान, जिन्हें मोपला कहा जाता था, जो हिंदू जमींदारों के शोषण के विरुद्ध आरंभ किया गया था। इस आंदोलन को सामंतवाद तथा साम्राज्यवाद दोनों का विरोधी आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन में किसानों ने जमींदारों तथा अंग्रेज सरकार दोनों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था। वर्ष 1920 के मंजेरी सम्मेलन के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व खिलाफत आंदोलन के नेताओं के हाथों में चला गया। बारदौली किसान आंदोलन कब हुआ? 1928 में। बारदौली किसान आंदोलन। बारदौली किसान सत्याग्रह गुजरात के बारदौली जिले में आरंभ हुआ। यह अकाल व सूखे के बावजूद लगान में वृद्धि कर दी गई। यह आंदोलन लगान वृद्धि के विरोध में आरंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन पूरी तरह गांधीवादी तरीके से चलाया गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने लगान वृद्धि को वापस ले लिया तथा किसानों को उनकी जब्त की गई जमीनें लौटा दी। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि से नवाजा। तेभागा आंदोलन कब हुआ? ये 1946 में होता है। तो यह आंदोलन बंगाल के किसानों का आंदोलन था। इस आंदोलन में किसानों ने उपज के 2/3 हिस्से की मांग की। यह आंदोलन अत्यधिक व्यापक आंदोलन था तथा इसमें लगभग 60 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी चलता रहा। वर्ष 1950 में कांग्रेस सरकार ने बर्गादार अधिनियम पारित किया और इसके माध्यम से किसानों की अधिकांश मांगें मान ली गई। तेलंगाना आंदोलन। तो यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के किसानों का आंदोलन था। इस आंदोलन को साम्यवादियों ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। इस आंदोलन का मूल कारण देशमुखों, पटेलों, पटवारियों द्वारा किसानों की जमीन पर कब्जा करना था। स्वतंत्रता पूर्व युग के किसान आंदोलनों की विशेषताएं। तो किसान आंदोलन सामंतवाद व साम्राज्यवाद दोनों के विरोध में थे। किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक भाग था। किसानों ने अपनों को वर्गीय संगठनों तथा राजनीतिक दलों के रूप में संगठित करना आरंभ कर दिया। किसान संगठनों की भूमिका। किसान आंदोलनों के संचालन में किसान संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांत में किसान संगठन की स्थापना की गई। बिहार किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हुई। प्रोफेसर एन.जी. रंगा के प्रयासों से अखिल भारतीय किसान सभा का 1936 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गठन किया गया एन.जी. रंगा द्वारा। फिर किसान संगठनों ने किसानों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराने का कार्य किया। किसान संगठनों ने किसानों को संगठित करने का कार्य किया। स्वतंत्रता पश्चात किसान आंदोलनों की विशेषता। स्वतंत्रता के पश्चात किसान आंदोलनों की विशेषता। पहला, इस काल के किसान आंदोलन किसान संगठनों द्वारा चलाए गए। इन किसान संगठनों में भारतीय किसान यूनियन, शेतकारी संगठन जैसे संगठन प्रमुख थे। इस काल के किसान आंदोलनों की मुख्य मांगें क्या थी? सब्सिडी प्रदान की जाए, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके तथा किसानों को कृषि उपकरणों पर छूट देने को लेकर रही महत्वपूर्ण मांगे। फिर नक्सलवाड़ी आंदोलन होता है कब? 1967 में। तो यह आंदोलन जोतदारों व जमींदारों के विरुद्ध अधिकार प्रणाली के विरोध में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन का प्रारंभ पश्चिम बंगाल के उत्तरी दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी स्थान से हुआ।
इस आंदोलन के प्रमुख नेता चारू मजूमदार, कानू सान्याल व जुगल संथाल थे। इन नेताओं ने किसान आंदोलन को माओ के सशस्त्र क्रांति के सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ाया। नव किसान आंदोलन ये 1980 की बात होते हैं। तो नव किसान आंदोलनों का प्रारंभ महाराष्ट्र के नासिक से हुआ, जिनका नेतृत्व शेतकारी संगठन के नेता शरद जोशी ने किया था। शरद जोशी ने इस आंदोलन को भारत और इंडिया के बीच संघर्ष की विचारधारा बताया। किसानों ने इस आंदोलन के दौरान सड़क बंद व रेल रोको जैसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। वर्ष 1986 में उत्तर प्रदेश के सिसौली में बिजली दरों को घटाने को लेकर किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन चलाया था। नव किसान आंदोलनों के मुद्दे, तो क्या क्या मुद्दे हैं? किसानों के कर्जों को माफ किया जाए, बिजली बिल की दरें घटाना, न्यूनतम समर्थन मूल्यों को बढ़ाना, और वर्तमान में नव किसान आंदोलनों का मुख्य मुद्दा भूमि अधिग्रहण है। नव किसान आंदोलनों की विशेषताएं, ये मूलतः धनी किसानों के आंदोलन थे। गरीब व भूमिहीन किसानों के मुद्दे इन आंदोलनों में शामिल नहीं थे। ये आंदोलन संपूर्ण भारत में अलग अलग संगठन व अलग अलग नेताओं द्वारा चलाए गए। प्रमुख किसान संगठन व उनके क्षेत्र, तो नए किसान आंदोलन संपूर्ण भारत में अलग अलग किसान संगठनों के नेतृत्व में चलाए गए। प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं। पहला है शेतकारी संगठन, ये महाराष्ट्र में सक्रिय है। शेतकारी संगठन कहाँ सक्रिय है? महाराष्ट्र में। भारतीय किसान यूनियन, ये पंजाब व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। विवासा ईगल संघम, ये तमिलनाडु में है। राज्य रयोथी संघ, ये कर्नाटक में है। खेदूत समाज किसान संघ, ये गुजरात में है। समकालीन किसान आंदोलन, तो वर्ष 1990 के पश्चात वैश्वीकरण के युग में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप किसानों की भूमि अधिग्रहण का मुद्दा सबसे प्रमुख रहा। देश के प्रत्येक भाग में भूमि के अधिग्रहण के विरोध में किसान मुखर हुए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का भट्टा पारसौल किसान आंदोलन, फरीदाबाद के किसानों का आंदोलन व हैदराबाद के किसानों का आंदोलन प्रमुख है। हाल ही में भूमिहीन किसानों ने कृषि के अधिकार को लेकर ग्वालियर से दिल्ली तक जन सत्याग्रह मार्च प्रारंभ किया। नर्मदा नदी पर बांध के विरोध को लेकर मध्य प्रदेश के किसानों ने जल सत्याग्रह प्रारंभ किया। भारत में श्रमिक आंदोलन, तो लेबर मूवमेंट देख लेते हैं। परिचय, तो आधुनिक भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रादुर्भाव भारत में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के समाप्त होने के बाद राजनीतिक आंदोलनों में काफी तेजी आई, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिक आंदोलन मुख्य रूप से बलशाली हो गए। रूस में 1918 की साम्यवादी क्रांति ने भारतीय मजदूर संघों को प्रोत्साहित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। बीपी फाड़िया ने भारत में आधुनिक श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना की। उन्हीं के प्रयासों से 1986 में श्रमिक संघ अधिनियम पारित किया गया। श्रमिक आंदोलन के चरण, भारत में श्रमिक वर्ग कार्यकलापों की अवधि को 4 चरणों में श्रेणीकृत किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी ये 1850 से 1890 के बीच में रहा। दूसरा चरण, सेकंड फेज, ये 1890 से 1918 के बीच में रहा। थर्ड फेज ये 1918 से 1947 के बीच में रहा। और अंतिम चरण ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देखा जा सकता है। स्वतंत्रता पूर्व की अवधि में श्रमिक आंदोलन, तो श्रमिक आंदोलनों को 4 अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व श्रमिक वर्ग के कार्य अनियंत्रित तथा असंगठित प्रकृति के थे। 1880 के दशक के दौरान कुछ श्रमिक वर्ग के नेताओं ने काम करने की अवस्थाओं में सुधार लाने के लिए भारत में ब्रिटिश प्राधिकारियों से इस संबंध में कानून बनाने का अनुरोध किया। इनमें प्रमुख नाम हैं बम्बई में SS बंगाली, बंगाल में शशिपदा बनर्जी और महाराष्ट्र में नारायण लोखंडे। लिटन के अनुसार 19वीं सदी के अंतिम दशकों में बम्बई, कुर्ला, सूरत, वर्धा, अहमदाबाद और अन्य स्थानों पर हड़तालें हुई। सरकारी स्रोतों के अनुसार प्रत्येक फैक्ट्री में प्रतिवर्ष 2 बार हड़तालें हुई, किंतु ये स्वतः परिवर्तित और स्थानीय थी। स्वतंत्रता प्राप्ति तक श्रमिक आंदोलन, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में श्रमिकों के असंगठित आंदोलन संगठित रूप ले लिया। इस संबंध में 1920 का दशक कई रूपों में महत्वपूर्ण है। 1990 के दशक में ही अखिल भारतीय स्तर की संस्था बनाने के प्रयास किए गए। मुंबई में कांग्रेस के लोकमान्य तिलक की चमन लाल तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन
करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1920 के दशक में साम्यवादियों के उदय के बाद इन लोगों द्वारा भी श्रमजीवी वर्ग को अभिप्रेरित करने का प्रयास किया गया। 1930 से 35 की अवधि के दौरान साम्यवादियों ने श्रमिक वर्ग को अभिप्रेरित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ तथा नरम दल के नेताओं जैसे एन.एम. जोशी, बी.वी. गिरी, बी. शिवराव इत्यादि ने नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। वामपंथी नेताओं के मध्य भी मतभेद उभर कर सामने आए, जिनके कारण उग्र विचारधारा के वामपंथी नेताओं ने जिसके देशपांडे, बी.टी. राणादेव की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से नाता तोड़ ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया। 1936 में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस RTUC का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विलय हो गया। 1940 के दशक में श्रमिक आंदोलन एक निर्णयात्मक चरण में पहुंच गया तथा यह चरण राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण के साथ साथ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से आरंभ होकर अंतिम चरण में पहुंच गया। समता प्राप्ति के बाद आंदोलन। समता के आरंभिक वर्षों में 1947 से 1960 के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र कई नए उद्योगों के स्थापित होने से देश में श्रमिक वर्ग की दशा में कुल मिलाकर सुधार हुआ। 1960 के दशक के मध्य में मुद्रास्फीति के वर्षों में श्रमिक वर्ग के वास्तविक वेतन में कमी आई। इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में विवादों की संख्या बढ़ी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक देश में 2 अखिल भारतीय संस्थाएं थीं, भारतीय मजदूर संघ तथा सबसे बड़ी यूनियन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1949 तक 4 यूनियनें बन चुकी थी और ये किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित थी या नियंत्रित होती थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नियंत्रण था। भारतीय मजदूर संघ पर एम.एन. रॉय की रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रभाव था। हिंद मजदूर सभा में समाजवादी पार्टी के सदस्यों की प्रधानता थी। 1970 में AITUC में विभाजन हुआ तथा भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र का जन्म हुआ, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध है। रुडोल्फ के अनुसार 1965 से 75 की अवधि के दौरान कार्य दिवसों की संख्या में क्षति में हड़तालों व तालाबंदी के कारण लगभग 500% तक की वृद्धि हुई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण हड़ताल 1974 की रेलवे की हड़ताल थी, जो देश में श्रमजीवी वर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण हड़ताल रही। 1991 में नई आर्थिक नीति के लागू होने तथा उनके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण के कारण देश का श्रमिक वर्ग पूंजी की प्रधानता की समस्या को अलग रूप से झेल रहा था। इससे देश में श्रमिक वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण व भूमंडलीकरण के इस युग में श्रमिक आंदोलनों की प्रवृत्ति व मांगों में परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ।